हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस का जुलाई 2013 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने सीडीपी के ऊपर कई वीडियो डाली हुई हैं। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में आपको पता होगा, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर उसकी आलोचना जो है किस में की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो केवल वाले तो वैसे भी ज़्यादातर केस में नेगेटिव ही माने जाते हैं, तो आप लोग तुक्का भी लगाएंगे तब भी चांस काफ़ी सारे मतलब चांस जो आपके ज़्यादातर ठीक होने के रहेंगे। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार मानव की बुद्धि में कई व्यक्तिगत बहुक्षमताओं, मानसिक कौशल व प्रतिभा का समूह होता है। यह ज्ञान के विविध क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना कम है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। ये चोम्स्की का कथन दिया गया है। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। वाइगोत्स्की भाषा विचार पर आधारित है। पियाजे भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। तो यहाँ पर सबसे कम संभावना जो है इसकी है ऑप्शन नंबर फोर्थ की। स्किनर ने अधिगम के लिए कठोर एवं उचित अभ्यास पर जोर दिया है। यह कार्य करने के दौरान सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि मुख्यतः छात्रों के व्यवहारिक या परियोजना कार्य पर अधिक बल देती है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जीव वैज्ञानिक संतति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है। मतलब जो विशिष्टताएं सामाजिक भूमि के कारण, मतलब सामाजिक भूमिकाओं के कारण मिलती हैं, ना कि जीव वैज्ञानिक संतति के कारण, उनको क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्ड वाला, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। एक आदमी यह कह सकता है कि महिलाओं को युद्ध नहीं करना चाहिए या उनको बाहर खेले जाने वाले खेल नहीं खेलने चाहिए। एक महिला यह कह सकती है कि पुरुष कुछ भी नहीं करे पर उनको बाहर खेले जाने वाले खेल खेलने चाहिए तथा सेना जैसी सेवाओं में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार का कथन लिंगात्मक भेदभाव का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक है। अधिगम को अधिकतम करने के लिए कौन सा इनमें से सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट रहेगा। शिक्षकों को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। कक्षा में अधिगम को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के बारे में पता होना चाहिए तथा अधिगम की उस रणनीति को लागू करना चाहिए जो छात्रों के लिए अधिक अनुकूल हो, तथा इसके अलावा शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की भिन्नता को स्वीकार करते हुए उसे सहयोगात्मकता के साथ समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण देना, ये जो है यहाँ पर सबसे
अलग है, मतलब आकलन को बढ़ावा दे नहीं देता, ये बाकी सारे बढ़ावा देते हैं। लगातार ली जाने वाली परीक्षा अधिगम के आकलन को बढ़ावा नहीं देती। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को स्वमूल्यांकन हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके बाद आगे है, एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो यह डैश के समान है। तो यह सीखने के लिए आकलन के समान है, इसका सेकंड हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन पराय मूल्यांकन की नैदानिक व औपचारिक विधियों के साथ संबंधित है। खाना बनाते समय खाने का स्वाद चखना सीखने के लिए आकलन करने के समान है। इसके बाद आगे है, अंतरपरक अनुदेशन है। तो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, ये पहले वाला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक छात्र को निर्देश देने तथा सूचनाओं को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त विधि को अंतरपरक अनुदेशन विभेदता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा में आता है या नहीं, मतलब सांस्कृतिक और भाषिक रूप से विविधता है क्लास के अंदर, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, तो वहाँ पर हमें ये निश्चित करना है कि जो बच्चे हैं वो विशिष्ट शिक्षा में आएंगे या नहीं आएंगे, तो टीचर को इनमें से क्या करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा सेकंड। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। सांस्कृतिक व सामाजिक लाभों से वंचित बच्चे जाति, धर्म, लिंग व नैतिक कारकों के कारण भाषा, जीवन शैली व व्यवहार के संदर्भ में भिन्न हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम, यहाँ पर अक्षमता आएगा, अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका आंसर यहाँ पर फर्स्ट रहेगा, शिक्षक की शिक्षण शैली। तो इससे जो है अक्षमता नहीं उत्पन्न हो सकती, इससे हो सकती है अब जन्म से पहले यदि बच्चे की माँ शराब वगैरह का सेवन करे, मदिरापान का, या मंदबुद्धि हो माँ, या शैशव काल के समय उसको कुछ दिमागी बुखार हो जाए, तो यहाँ पर अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अधिगम अक्षमता संज्ञानात्मक समस्या है, इसका समाधान संभव है। शिक्षक की शिक्षण शैली से इसका कोई संबंध नहीं है, यह बच्चे की मानसिक स्थिति, असामान्य पारिवारिक वातावरण या किसी रोग के कारण हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। समावेशी होता है जिसमें हर तरह के बच्चे जो हैं इकट्ठे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी पर मनन करता है। तो इसका हो जाएगा थर्ड, क्या हम विशेष बालकों की बेहतर देखभाल करने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। तो समावेशी विद्यालय तो अलग करने की बात करता ही नहीं है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। समावेशी कक्षा में यह माना जाता है कि प्रत्येक छात्र में अपनी अलग क्षमताएं होती हैं, परंतु उन्हें एक ही तरीके से सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी या शिक्षार्थी है। तो जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होता है उसके अंदर क्या होती है, अपसारी चिंतन करता है, वो अपसारी चिंतक होता है। टोरेंस के अनुसार प्रतिभाशाली छात्र किसी भी क्षेत्र में यदि मानवीय व्यवहार के संदर्भ में बेहतर तरीकों को अपनाता है तो यह समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा।
सृजनात्मक छात्र की मुख्य विशेषता उसकी विविध मुद्दों पर अपसारी चिंतन ही है। तो जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा वो विविध मुद्दों पर कैसा चिंतन करेगा? अपसारी चिंतन। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो आते हैं। एक मतलब ऐसा बच्चा जिसके अंदर तीनों चीज हो, उसके अंदर उच्च अभिप्रेरणा हो, उच्च रचनात्मक क्षमता हो और उच्च बुद्धिमत्ता हो, मतलब तीनों का यहाँ पर पोर्शन दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसका आंसर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 सिग्मा के बाद। यहाँ पर एक ग्राफ होता है, देखिए प्रस्तुत चित्र में छायांकित चित्र ऐसे छात्र से संबंधित है जिसमें उच्च स्तर की प्रेरणा, रचनात्मक क्षमता तथा बुद्धिमत्ता है। चित्र में सामान्य संभावना वक्र के दाहिनी भाग में ऐसे छात्रों को रखा जाता है, उसकी स्थिति एनपीसी स्केल में +3 के दाहिनी ओर रखी गई है। देखिए यहाँ पर ये इन्होंने इसमें ओम का सिंबल दे रखा है, वैसे यहाँ पर ये सिग्मा का सिंबल आएगा। मतलब एनपीसी स्केल में प्लस, यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर इसको दिखाया जाएगा +3 सिग्मा। आगे देखते हैं, दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी सीख जाते हैं। क्या होते हैं देखिए, इसमें से बच्चे जल्दी सीख जाएंगे, ये काफ़ी इजी है। अब जो चीज़ बच्चे के जीवन में काम आएगी, यदि वहाँ से रिलेट करके बताया जाएगा तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। तो जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। अरस्तू के अनुसार शिक्षण कार्य मस्तिष्क के बजाय हृदय से करना चाहिए। छात्र प्राय वास्तविक घटनाओं से जुड़ी बातों को अधिक गहराई से सीखते हैं, अतः छात्रों को वास्तविक जीवन के अनुभव से अवगत कराना चाहिए। आगे है सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। मतलब बच्चों को इंडिविजुअली एक्टिविटी नहीं करानी है, ग्रुप में करवानी है। ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है? तो ऐसा करने के पीछे ये विचार है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। सामूहिक गतिविधियों में शिक्षार्थी एक दूसरे के विचार का सम्मान करते हैं, वे एक दूसरे से सीखते हैं, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफ़ी उपयोगी होते हैं। जब बच्चा ग्रुप में काम करेगा मिलजुल कर तो उसका सोशलाइजेशन भी होगा, और जब इंडिविजुअली होगा तो वहाँ पर एक कंपटीशन की भावना जो है हो जाती है। बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो ये हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेबी डॉल के ऊपर, तो वहाँ से जो है व्यवहार सीखा गया था, मतलब गलत व्यवहार सीख लिया था एक बच्चे ने टीवी में उस देख करके। फिर देखिए अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम विधि के द्वारा बालक वातावरण से व्यवहार को सीखता है। टीवी बच्चों के बढ़ते हुए मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें सूचनाओं व मनोरंजन को दृश्य श्रव्य माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। प्राय बच्चे टीवी के कलाकारों को अपना आदर्श मानते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बंडूरा से ही है। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स के अनुकरण करने की कोशिश करता है या करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए सामाजिक अधिगम कहते हैं, जब समाज की नकल करके समाज से सीखते हैं। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यह प्रेक्षण पर आधारित है। बंडूरा ने बेबी डॉल परीक्षण द्वारा अपने विचारों को स्पष्ट किया।
नेक्स्ट है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को, मतलब कोई बच्चा है जो पाठ के दौरान लगातार गलती कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, अनुदेशन, कार्य, समय सामग्री सारिणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। यदि कक्षा में शिक्षण के दौरान छात्र बार बार त्रुटियां करते हैं तो शिक्षक को इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। शायद इसका कारण अनुपयुक्त बैठने की व्यवस्था, अनुपयुक्त शिक्षण पद्धति या व्यस्त समय सारणी हो सकती है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंताओं को दूर करती हैं। मतलब यहाँ पर कुछ तकनीकें हैं जिससे जो एग्ज़ाम के दौरान जो टेंशन होती है वो दूर हो जाती है, एक को छोड़ करके। तो वो है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, मतलब परीक्षा का क्या परिणाम होगा। यदि इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है तो उसको छोड़ करके बाकी यहाँ पर सारी की सारी क्या है, तकनीक है। लोरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के चरणों को 3 स्तरों में इस प्रकार बांटा गया है: पूर्व परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता, उत्तर परंपरागत नैतिकता। प्री कन्वेंशनल होती है, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, 3 स्टेज उन्होंने बताई थी। तो पूर्व परंपरागत नैतिकता के स्तर पर बच्चा सामाजिक परंपराओं को स्वीकार करने या उससे जुड़ने में असमर्थ होता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो ये काफ़ी इजी है। ब्लूम ने जो है वो संज्ञानात्मक उद्देश्य बताए थे शिक्षा के। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्य की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम वर्गीकरण में निम्नलिखित चरणों को शामिल किया गया है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बाईं से दाईं ओर ये बढ़ती है। मतलब पहले ज्ञान होता है, फिर समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण। इस तरह से उन्होंने एक ट्रायंगल बना करके, ऐसे एक ट्रायंगल बना करके नीचे ज्ञान, फिर समझ और बिल्कुल टॉप में इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। अ ब स, मतलब ए ब स है यहाँ पर ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है ए ब स। 3 शिक्षार्थी हैं ए ब स जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ए जो है वो अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको ये विषय जो है रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। जो ए है वो इसलिए पढ़ता है इंग्लिश को, उसको ये इंटरेस्टिंग भी लगता है और ये सोचता है कि भाई भविष्य में जो है ये सहायक होगा। बै क्यों पढ़ता है? कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। बै कोई लड़की होगी, वो इंग्लिश इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो फर्स्ट आना चाहती है। फिर से है वो इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो जो प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड, मतलब यहाँ पर उसका प्राथमिक सरोकार मतलब पास होने के लिए जो ग्रेड है ना वही चाहता है कि बस मेरे उतने ही आ जाए। तो ए ब और स के उद्देश्य बताने हैं, इनके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे इसका निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा हो जाएगा। जो ए है वो निपुणता, उसका उद्देश्य है निपुण हासिल करना, मतलब सब्जेक्ट में निपुणता हासिल करना। दूसरे का निष्पादन है और तीसरे का है निष्पादन उपेक्षा। लक्ष्य अभिमुखता सिद्धांत के अनुसार छात्र अपना लक्ष्य तब निर्धारित करते हैं जब वे किसी विशेष कार्य, जैसे छात्र है अंग्रेजी में निपुणता प्राप्त करना चाहता है, में विशेषता प्राप्त करना चाहते हैं, तथा जब वे
सक्षमता को स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे बी है, ब प्रथम श्रेणी पाना चाहता है। इसके अतिरिक्त छात्र लक्ष्य उस समय भी निर्धारित करते हैं जब वे नकारात्मक रूप से प्रेरित हो, वे असफल नहीं होना चाहते हो। जैसे छात्र से जो है सिर्फ अंग्रेजी परीक्षा को पास करना चाहता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें था या थी। तो यहाँ पर हो जाएगा आत्म सिद्धि की प्राप्ति। अब्राहम मैस्लो के पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत में आत्म सिद्धि की प्राप्ति उच्चतम स्तर पर है। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद कठिन है? तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन किसी भी प्रतिक्रिया में आंशिक रूप से पारितोषिक देने की प्रक्रिया है। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। छात्र यह विश्वास करते हैं कि वे अधिगम से संबंधित कुछ घटकों पर नियंत्रण रखते हैं। इस विश्वास को निपुणता अभिविन्यास कहा जाता है। इस धारणा को शिक्षक द्वारा छात्रों की पहल पर उपयुक्त प्रतिपुष्टि, व्यक्तिगत प्रयास हेतु अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक विकास वातावरण। मानव पारिस्थितिकीय सिद्धांत यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकीय सिद्धांत से लिया गया है। यह सिद्धांत सामाजिक विकास व पर्यावरण के मध्य संबंधों को समझने में मदद करता है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। एक को छोड़ करके बाकी सारे यहाँ पर ये बताते हैं कि जो बच्चा है वो संवेगात्मक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी क्लास के अंदर समायोजित है। तो यहाँ पर इसका फोर्थ हो जाएगा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। प्रतिस्पर्धा जब तक अच्छी होती है जब तक यह छात्र को उसकी सुरक्षा व कार्यक्षमता की प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराती है। इस प्रकरण में जितना एकमात्र उद्देश्य नहीं है, जीतना जो है वो एकमात्र उद्देश्य नहीं है। इसके अतिरिक्त वे छात्र जो किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं वे मानसिक तथा कई प्रतिस्पर्धात्मक भावनाओं से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पिछली कुछ। तो यहाँ पर 10 शताब्दी नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यहाँ पर ये आएगा दशक। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में वृद्धि हुई है। यह जो कथन है वो बच्चों के परिवेश विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। मतलब परिवेश के कारण ही तो बच्चों का जो IQ है वो क्या है, बढ़ा है। मतलब उसके औसत प्रदर्शन जो है उसमें वृद्धि हुई है। बच्चों का अधिगम व विकास पूरी तरह से उनके भौतिक वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। यह सुव्यवस्थित वातावरण में बच्चे स्वनिर्देशित तथा अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं।
इसके बाद है सामाजिक में सम्मिलित है, सांस्कृतिक संचरण और, मतलब सामाजिक जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सांस्कृतिक संचरण और एक इनमें से है। इसका हो जाएगा व्यक्तिक व्यक्तित्व विकास। सामाजिकता अधिगम एक ऐसा प्रकार है जो एक व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया द्वारा घटित होता है। इसे हम मानव अंतःक्रिया द्वारा समाजीकरण के रूप में देख सकते हैं। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें ज़्यादा जूस है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है, मतलब यहाँ पर वो जो पियाजे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था सेम एक्सपेरिमेंट टीचर कर देती है। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण में कठिनाई है बच्चों को, तो इसका थर्ड हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकेंद्रीकरण उस स्तर को दर्शाता है जब अनुभवों के बीच विषम अंतर को पहचाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकेंद्रीकरण मूर्त परिचालन अवस्था 7 से 11 के बीच का जो बच्चा होता है उसमें घटित होता है। इस अवस्था के बच्चों में समझ की कमी होती है, अर्थात उनमें मानसिक परिपक्वता नहीं होती। कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते, मतलब कोई आदमी है जो कि कानूनी कार्रवाई और खर्चे के बावजूद भी इनकम टैक्स नहीं देता है। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्च परंपरागत। कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर परंपरागत सिद्धांत की अवस्था में बच्चे व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों व विश्वासों को विकसित करते हैं जो कि सामाजिक स्वीकार्य मूल्यों और जो रीति रिवाजों उनसे टकरा सकते हैं, मतलब अपने जो खुद के व्यक्तिगत मूल्य हैं या विश्वास हैं वे बना लेते हैं बच्चे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराग घटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है, मतलब जिसके अंदर पराग घटक और सृजनात्मक बुद्धि है वो है स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। जो स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत था उसके अंदर ये है। 1986 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार बुद्धिमत्ता के 3 भाग हैं, घटकीय, अनुभवजन्य व सैद्धांतिक, और ये साथ साथ काम करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस के जुलाई 2013 के पेपर को देखा है। यहाँ पर हमने जो CDP सेक्शन है इसके 30 क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालें।